हाय बच्चों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, आपके कक्षा 11 भूगोल का दूसरा अध्याय लेकर आपसे फिर जुड़ रहा हूँ। पहला अध्याय आपका समाप्त हो चुका है और पहले अध्याय में जब मैं आपको भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि बच्चों, हमारी पृथ्वी का जो अंतिम क्रोड है वहाँ से लेकर और ब्रह्मांड की अनंत ऊंचाइयों तक भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो ये बहुत व्यापक है। पृथ्वी तो हमारा घर ही है, इसके साथ साथ आप सूर्य, चंद्रमा और रात में असंख्य तारे रोज देखते हैं। क्या आपके मन में कभी यह जिज्ञासा हुई कि ये सभी आकाशीय पिंड, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, ये कैसे और कब बने होंगे? इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होगी? तो निश्चित रूप से यह व्यापक प्रश्न है और यह प्रश्न भूगोल विषय का है। और दूसरा अध्याय आपका इसीलिए है जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। बच्चों, वास्तव में इस लेसन का नाम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास न होकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास होना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में आप सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास नहीं बल्कि तारे, अन्य ग्रह और उपग्रह कैसे बने, किन परिस्थितियों बने, किस प्रक्रिया से बने, उन परिकल्पनाओं को पढ़ेंगे। परिकल्पनाएं ये क्या है? आप जानते हैं बच्चों कि इतिहास में हम बहुत पुराने इतिहास को जानने के लिए तरह तरह के ऐतिहासिक तथ्य जो खुदाई वगैरह में निकलते हैं, पुरातात्विक सामग्री जो निकलती है, उसके अध्ययन के आधार पर हम एक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। भूगोल में बहुत पुरानी घटनाएं जो घटित हुई खगोलीय पिंडों के संदर्भ में, वहां हम सिर्फ एक अपनी कल्पना ही सामने रख पाते हैं कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में, किस प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ होगा। तो ऐसी ही कुछ परिकल्पनाओं का अध्ययन हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, इसके साथ साथ निहारिका, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, इन सब का एक बेसिक अध्ययन आप पूर्व की कक्षा में कर चुके होंगे। मुझे भरोसा है कि आप पूर्व ज्ञान के आधार पर इन तथ्यों से परिचित होंगे। फिर भी चूंकि इस अध्याय को पढ़ते समय ये सारे तथ्य बार बार आपके समक्ष आएंगे, तो मैं संक्षेप में एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि आप परिचित हो जाएं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ब्रह्मांड क्या है। तो बच्चों, संपूर्ण अंतरिक्ष जिसके अंतर्गत तमाम आकाशगंगाएं, निहारिकाएं, सौरमंडल, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पिंड जितने भी है, सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सम्मिलित है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में इस ब्रह्मांड का व्यास 28 अरब प्रकाश वर्ष है। आप जानते हैं प्रकाश वर्ष आकाशीय पिंडों की दूरी नापने की इकाई है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इनसे परिचित हो जाएं। दूसरी चीज है ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह जो है वो सौरमंडल के ऐसे सूर्य के सदस्य हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंधे रहकर उसका चक्कर लगाते हैं, यानी उसका परिभ्रमण करते हैं। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इन्हें ऊर्जा और प्रकाश सूर्य जो है इनका पिता है, उससे मिलता है। इसी प्रकार उपग्रह भी ऐसे ही आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से उसका चक्कर लगाते हैं, और जाहिर है इनके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाशहीन पिंड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य। मैंने तारे भी लिखा है क्योंकि हमारा सूर्य भी एक तारा है। ऐसे न जाने कितने असंख्य तारे इस ब्रह्मांड में हैं। तारों की विशेषता यह होती है
कि इनके अंदर अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ये जिस सौरमंडल के मुखिया होते हैं उसके सभी सदस्यों यानी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों को अपने आकर्षण में यानी अपने गुरुत्वाकर्षण में रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सौरमंडल की। ये जो आपने पढ़ा ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे, ये सब मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम सौरमंडल की परिभाषा की बात करें तो सौरमंडल का क्या अर्थ है? सौरमंडल उस सौर परिवार को कहते हैं जिसमें मुखिया सूर्य के साथ उसके कई ग्रह एवं उपग्रह उसके आकर्षण में बंधे होकर चारों तरफ उसका एक निश्चित अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं। यानी वो आपस में कभी टकरा नहीं सकते, सबका पथ अलग अलग निश्चित होता है। तो ये सौरमंडल हो गया जिसमें ये शामिल है ग्रह, उपग्रह और तारे। इसके बाद हम बात करें निहारिका की। निहारिका शब्द भी आएगा तो आपको जान लेना चाहिए। निहारिका अंतरिक्ष में ऐसे बादलों का झुंड है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और तमाम आयनीकृत प्लाज्मा गैसें शामिल होती हैं, साथ ही साथ धूल कण भी होते हैं। इसको इंग्लिश में नेबुला भी कहा जाता है। इसके बाद हम अपने अंतिम आकाशीय संरचना की बात करें जिसका नाम है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा तारों का समूह है, यानी ढेर सारे तारे एक आकाश गंगा में शामिल होते हैं। इन्हें हम गैलेक्सी भी कहते हैं और ऐसी कई गैलेक्सीज यानी कई आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो इस प्रकार आप इन आकाशीय पिंडों और आकाशीय संरचना से परिचित हो गए। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन आकाशीय पिंडों की रचना यानी निर्माण कब और किस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न हुआ। तो सबसे पहले हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं। आपको मैंने अभी बताया और आप पूर्व से भी परिचित होंगे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। तो निश्चित रूप से जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ग्रहों, यानी पृथ्वी के साथ साथ उसी प्रक्रिया से अन्य ग्रहों का भी निर्माण हुआ होगा, ये हम मानकर चलते हैं। पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल की अगर बात करें तो उसमें 7 और ग्रह हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके लिए कोई साक्षात प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो हम परिकल्पनाओं का सहारा लेते हैं। और ये परिकल्पनाएं कौन देते हैं? जो इसका गूढ़ और गहन अध्ययन करते हैं। जैसे तमाम प्राचीन दार्शनिक और तमाम भूगोलवेत्ता, तमाम खगोलविद, इन लोगों ने अपनी अपनी राय यानी अपनी अपनी परिकल्पना इन पिंडों की उत्पत्ति के संदर्भ में रखा है। तो हम इनको 2 कैटेगरी यानी 2 वर्गों में बांट देते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है आरंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत, जो बाद में बताऊंगा आपको। प्रारंभिक सिद्धांत भी 2 थ्योरी पर आधारित है। पहला है एक तारक और दूसरा है द्वय तारक। एक तारक का मतलब है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक तारे से हुई है। लेकिन भूगोलवेत्ताओं और खगोलविदों का एक ऐसा भी वर्ग है जो इसको उचित सही नहीं मानता। उसका कहना है कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई। कैसे हुई? तो मैं आपको इस पहले एक तारक सिद्धांत के संदर्भ में समझाता हूं और पहले मैं एक स्केच बना लूं, उसके बाद मैं इस तथ्य को आपको समझाता हूं। हाँ बच्चों, तो एक तारक सिद्धांत को समझाने के लिए मैंने ये चित्र बना लिए हैं। आप इसमें देख रहे हैं, पहले विद्वान है एमैनुएल कांट, उनका सिद्धांत है, और दूसरे विद्वान है लाप्लास, इनका सिद्धांत है। ये लोगों ने
एक स्टार थ्योरी दिया है, यानी एक तारे से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं इमैनुएल कांट का सिद्धांत। सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इमैनुएल कांट एक महान दार्शनिक थे जर्मनी के, और उन्होंने 1755 में इस सिद्धांत को दिया था। सन 1755 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक कल्पना की, और वो कल्पना कुछ ये थी कि बहुत आरंभ में, करोड़ों वर्ष पहले जब हमारा ब्रह्मांड नहीं बना था, तो क्या हुआ, इसी तरह निर्वात में, अंतरिक्ष में छोटे बड़े गतिहीन कण, यहां मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे, छोटे बड़े गतिहीन कण थे। आप देख रहे हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये कण गतिहीन थे, इनमें कोई गति नहीं थी, ठीक है। फिर कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ गए, और देख रहे हैं आप, जुड़ करके ये सारे कण जुड़ करके इस तरह की संरचना में बदल गए। एक तरह की संरचना बन गई तमाम छोटे बड़े कणों की मिल करके, मिक्स होकर के। और कालांतर में, यानी और समय बीतने के बाद ये तीसरी परिस्थिति आई। ये पहली परिस्थिति थी, ये दूसरी परिस्थिति में कण सब आपस में मिलकर के एक विशाल संरचना में बदल गए। तीसरी स्थिति में क्या हुआ कि अपकेंद्रीय बल बढ़ गया। अपकेंद्रीय मतलब केंद्र के अंदर जो बल होता है किसी घूमते हुए पदार्थ का, उसमें घूर्णन आ गया, माने वो घूमने लगा पदार्थ बहुत तेजी के साथ। और जरा आप कल्पना कीजिए कि जब कोई पदार्थ बहुत तेजी के साथ घूमता है तो क्या होता है। मैं यहां आपको एक उदाहरण दूंगा। मिक्सर आपने देखा होगा, किचन में काम में आता है। जब हम उसको चालू करते हैं तो उसके अंदर का जो पदार्थ होता है वो गोल गोल अंदर अंदर घूमता है। अगर मिक्सर का ढक्कन पारदर्शी है तो हम उसको देख भी पाते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मिक्सर का ढक्कन हट जाए तो क्या होता है, तो वो जो पदार्थ उसके अंदर गोल गोल घूमता है वो तेजी के साथ छिटक करके बाहर आता है। ठीक यही प्रक्रिया हुई, क्योंकि जब अपकेंद्रीय बल बढ़ गया तो इस संरचना से कुछ छल्ले निकले। क्या निकले? छल्ले। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये बहुत बड़ा था, ये पहला छल्ला निकल करके इससे अलग हो गया। इससे अलग होकर के ये छल्ला, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि एक छल्ला निकला, वो छल्ला यहां आ गया। बाद में वो छल्ला क्या हुआ, एक बिंदु के रूप में बदल गया, यानी एक ग्रह बना। इसी प्रकार फिर दूसरा छल्ला निकला, ये घूम रहा है, अब केंद्रीय बल बढ़ता जा रहा है, उसमें से पदार्थ निकलता जा रहा है, और उसके कारण ये छल्ले बाहर जा करके सूर्य से कुछ दूरी पर ये इस तरीके से पिंडों में बदलते गए। ये पिंड में बदलते गए, और आप जानते हैं इस तरीके के कुल कितने पिंड हुए? 8। और ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया? सूर्य। यानी ये सूर्य हो गया, और ये क्या है? ये 8 ग्रह हैं जो इन छल्लों के एक पिंड में बदलने के कारण सामने आए। और आप जानते हैं, मैंने बताया कि इन सब की अपनी अपनी कक्षा है, किस तरीके से ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ठीक है, इनका अलग अलग नाम है। जब हम सौरमंडल पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से कांट ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की संरचना के बारे में एक तारे की कल्पना, यानी यहां से शुरू किया उन्होंने कणों से, और फिर बाद में ये, और उसके बाद एक तारे के रूप में इसकी कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से पहला सिद्धांत 1755 में जब कांट ने दिया तो इस पर कुछ लोग बड़े खुश हुए, उन्हें लगा कि बस थ्योरी मिल गई, वास्तव में हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह इसी तरह बने होंगे। मगर जब तक आदमी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो जाता है तब तक कोई भी थ्योरी अंतिम नहीं होती। कुछ लोगों ने आपत्ति उठाना शुरू किया, और इन आपत्ति उठाने वालों में एक महान वैज्ञानिक थे, लाप्लास। लाप्लास महोदय ने सन 1796 में, 1796, ये थ्योरी बहुत दिन नहीं टिक पाई। 1755
और 1796 में आप समझ सकते हैं 40 साल के अंदर ही अंदर इस थ्योरी को नकार दिया गया कि नहीं। और किस बेसिस पर नकारा गया? जब छोटे बड़े कण गतिहीन है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण कहां से पैदा हो गया? यह सवाल उठाया गया, थ्योरी पर सवाल उठाया जाता है। जब किसी थ्योरी को खारिज करना होता है तो उस पर सवाल उठता है। तो इस थ्योरी पर सवाल उठाया गया कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल इन गतिहीन पिंडों में कहां से आ गया। तो इस परिकल्पना में थोड़ा सा संशोधन करके लाप्लास महोदय ने अपनी नई परिकल्पना सामने रखी। कुछ ज्यादा नया नहीं है, थोड़ा सा संशोधन है। और वो संशोधन क्या है कि लाप्लास महोदय ने इस थ्योरी को कट कर दिया। छोटे बड़े गतिहीन पिंडों की बात से उन्होंने अपनी थ्योरी नहीं रखी। उन्होंने अपने थ्योरी की शुरुआत सीधे की इस संरचना से, जिसको हम कहते हैं धीमी गति से घूमते पदार्थों का बादल। उनका कहना यह था कि अंतरिक्ष में धीमी गति से घूमता हुआ पदार्थ का एक बादल था। अब पदार्थ का मतलब तो आप समझ सकते हैं, निश्चित रूप से उसमें इस तरह के कण भी रहे होंगे, लेकिन वो एक झुंड के रूप में थे, अलग अलग नहीं थे कि बाद में उनको मिलना पड़े। वो पहले से ही एक झुंड के रूप में, एक बादल के रूप में विद्यमान थे। बाद में क्या हुआ, काफी समय के बाद ये पदार्थों का जो बादल था वो धीमी गति से घूम रहा था और घूमते घूमते वो ठंडा हो गया। आप जानते हैं जब कोई चीज ठंडी हो जाती है तो वो सिकुड़ती है, तो ये भी सिकुड़ कर छोटा हो गया। यहां इस थ्योरी से अंतर यही है कि ये सिकुड़ कर छोटा हुआ और छोटे होने के क्रम में ठीक उसी प्रकार इसमें से छल्ले निकले, जैसे यहां से निकले थे इसमें से। तो ये छल्ले निकले और इन छल्लों के ठोस होने से क्या बना, ग्रह। ये देखिए ठीक इसी तरीके से लाप्लास ने भी कल्पना की कि इस छल्ले से, और ये आपका सूर्य जो बचा रह गया, बाकी सब ग्रह बन गए। तो इस तरीके से लाप्लास महोदय ने एक तारे के सिद्धांत से ही इस कांट के सिद्धांत का संशोधन प्रस्तुत किया और इस प्रकार अपने दूसरे उन्होंने सिद्धांत के द्वारा जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये एक तारक सिद्धांत में इन दोनों विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस थ्योरी के बाद अब हम आगे जानेंगे कि दो तारों से, मैंने बताया ना कि एक तारक सिद्धांत तो दूसरा दो तारक, यानी दो तारों का सिद्धांत। तो हम आगे दो तारों के सिद्धांत की बात करेंगे कि कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक थे, खगोलविद थे, जिन्होंने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो तारक सिद्धांत को सामने रखा। आइए देखते हैं उसको भी। हाँ बच्चों, तो द्वय तारक सिद्धांत आप देखें कि द्वय तारक सिद्धांत से पृथ्वी की रचना कैसे हुई। यहां मैं आपको बता दूं बच्चों, द्वय तारक सिद्धांत हमें यह बताता है कि सूर्य के साथ एक और भी तारा था। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। एक तारा पता नहीं अरबों साल पहले हमारे सूर्य के नजदीक से गुजरा। ये देखिए तारे की स्थिति ये है। अभी यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ से अभी दूरी इसकी ज्यादा है। यहाँ आकर के वो तारा और नजदीक, ये देखिए पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये हमारी तीसरी स्थिति है। पहली स्थिति में आप देख रहे हैं कि तारा अभी सूर्य से थोड़ा दूर है। इसमें आप देख रहे हैं वो तारा जो है वो सूर्य के थोड़ा नजदीक आ गया। हम इसमें उसको छोटा सा दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि वो तारा किसी भी दशा में सूर्य से छोटा नहीं था, और अगर आकार में छोटा था तो हो सकता है छोटा रहा हो, लेकिन वो किसी भी हालत में सूर्य से ताकत में कम नहीं था। मतलब यहाँ ताकत का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। तो इसने क्या किया, सूर्य ने इस तारे पर अपना प्रभाव डाला होगा और इस तारे ने सूर्य पर प्रभाव डाला होगा, और प्रभावशाली कौन साबित हुआ होगा, ये तारा। इस तारे के
असीमित गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य में से, हमारे सूर्य में से कुछ पदार्थ देखिए उसकी तरफ खींचने लगा। ये उसके खिंचाव का नतीजा है। इसने जब उस पर प्रभाव डाला तो सूर्य में से आप देखेंगे ये पदार्थ खींच करके बाहर निकलने की स्थिति में आ गया। जब तक ये बाहर निकलता, यानी ये बाहर निकला, लेकिन तब तक क्या हुआ, सूर्य से वो तारा दूर निकल गया। वो तारा सूर्य से दूर निकल गया और उसके दूर निकल जाने से क्या हुआ कि ये जो पदार्थ यहां से निकला, ये न तो सूर्य के पास वापस आ पाया और न तारे के पास जा पाया, क्योंकि तारा बहुत आगे निकल गया, ये बीच में लटका रह गया। और इसकी आकृति आप देख रहे हैं, सिगार की तरह है। अगर आपने सिगार नहीं देखा होगा तो आपने गुल्ली डंडा की गुल्ली तो देखा होगा, दोनों नोक, बीच में मोटा हिस्सा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पदार्थ में एक तरफ सूर्य अपनी तरफ खींच रहा था और दूसरी तरफ से वो तारा खींच रहा था, इसलिए वो किनारे से पतला हो गया और बीच में मोटा रह गया। बाद में क्या हुआ कि यही 8 भागों में बंट गया और घूमने से गोल हो गया। जैसे आपने देखा होगा, कुम्हार अपनी चाक पर जब गीली मिट्टी रखता है और घुमा देता है तो मिट्टी गोल हो जाती है। उसी तरीके से बाद में ये टूटकर 8 हिस्सों में बटे और वो घूमते हुए पिंडों के रूप में, ग्रहों के रूप में हमारे सामने आ गए। तो इस प्रकार इस सिद्धांत से ये साबित होता है कि पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण एक तारे से न होकर के 2 तारों से हुआ था। इसी को हम द्वैतारक परिकल्पना कहते हैं। और ये सिद्धांत चेम्बरलेन और मोल्टन ने दिया था। सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था 1900 में। तो ये नवीन सिद्धांत भी है, सन 1900 में दिया गया था, और यानी आज से 120 साल पहले। और इस सिद्धांत को ज्यादा मान्यता दी जाती है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सर जेम्स जीन्स, पहले सर जेम्स जीन्स नाम के महान खगोलविद ने इस परिकल्पना का समर्थन किया और बाद में जेफ्रे ने भी इसका समर्थन किया। महान खगोलविद जेफ्रे ने इसका समर्थन किया। तो इस प्रकार हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या परिकल्पना के माध्यम से ये तय करने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो आज आपका यहीं पर समाप्त करते हैं। इस अध्याय के आगे और जो आकाशीय पिंड है वो कैसे बने होंगे, उन परिकल्पनाओं को भी हम लोग देखेंगे। तो फिर कल मिलते हैं। ठीक।